मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहे थे और उसी दौरान आपसे हम चर्चा किए थे फोर्स और इनर्शिया के बारे में। हम यह भी बताए थे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही फोर्स और इनर्शिया का एक्सप्लेन करता है। अगर आपने वह वीडियो देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि all body have tendency to maintain the state of rest or motion in straight line unless we applied some external force on it, external unbalanced force on it. That means if the sum of all the external force is zero, then acceleration is जीरो। यानी कि फर्स्ट लॉ में फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं और इनर्शिया को एक्सप्लेन करते हैं। वहीं सेकेंड लॉ जब हम बोलते हैं तो सेकेंड लॉ जो है फोर्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने में यूज होता है। इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यहाँ एक शब्द प्रयोग हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। असल में क्या है कि हम देखते रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट सेम मास का हो लेकिन अगर वेलोसिटी अलग अलग हो तो उसके द्वारा क्रिएट किया गया इम्पैक्ट अलग अलग होता है। जैसे एक बंदूक से छोड़ी गई गोली और एक हाथ से फेंका गया पत्थर एक साथ अगर किसी के बॉडी में टकराता है तो पत्थर बॉडी को चोट पहुंचा सकता है, सर फोड़ सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर धंसता नहीं है। जबकि बुलेट जिसका वेलोसिटी जो है साउंड से भी काफ़ी फास्ट होने के कारण वह बॉडी में टकराने के बाद बॉडी के अंदर पेनेट्रेट कर जाता है, होल बना देता है, यानी अंदर तक चला जाता है। यानी कि बॉडी का जो वेलोसिटी है इसके कारण उसका इम्पैक्ट जो है अलग आता है। दूसरा चीज़ हम बताए थे कि सेम बॉडी हो तो डिफरेंट बॉडी हो, सेम वेलोसिटी का हो लेकिन दोनों का मास अलग अलग हो तो जिसका मास ज़्यादा होता है वह ज़्यादा बढ़िया इम्पैक्ट देता है। जैसे एग्जांपल ले लो, एक बुलडोज़र ले लीजिए, दूसरा साइकिल ले लीजिए। दोनों को सेम स्पीड से किसी दीवार में टकराया जाए तो क्या होगा, साइकिल जब दीवार में टकराएगी तो दीवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साइकिल के कारण, जबकि बुलडोज़र जब टकराएगी तो दीवार को तोड़ देती है। यानी यहाँ अंतर क्या था, वेलोसिटी दोनों का सेम था लेकिन अंतर क्या हो गया था, मास। बुलडोज़र का मास साइकिल के मास से कई गुना ज़्यादा है। यानी साफ साफ है कि किसी भी बॉडी द्वारा जो प्रभाव छोड़ा जा रहा है वह दो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। एक उसके मास पर, दूसरा उसके वेलोसिटी पर। यानी हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कितना असर करेगा या दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, किस पर, मास पर और वेलोसिटी पर। तो इसी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। आगे जब बोर्ड पर जाएंगे तो इसको भी हम लिखाएंगे। इसके बाद तो न्यूटन सेकेंड लॉ में भी न्यूटन साहब यही कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। किसी भी बॉडी द्वारा मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है वह उसके ऊपर लगाए गए फोर्स के अप्लाई होने के रेट के प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कोई 80 की स्पीड से चल रहा बाइक है, उसको बिल्कुल रोका जाना है यानी मोमेंटम को सीधे जीरो करना है तो हमें बिल्कुल हार्ड फोर्स लगानी पड़ती है। जबकि अगर उसको स्लोली रोकना हो तो लाइट फोर्स लगाते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए कि क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को भी पीछे खींचता है। वही क्यों नहीं रोक लेता है, क्योंकि अगर वहीं पर बॉल को रोकेगा तो बॉल टकराते ही हाथ में अपने मोमेंटम को जीरो करेगा और यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करेगा हमारे हाथ पर, हमें चोट ज़्यादा लगेगा। लेकिन बॉल के साथ अपने हाथ को जब हम पीछे खींचते हैं तो मोमेंटम के परिवर्तन होने की दर में कमी आ जाती है। कमी आ जाने के कारण क्या होता है, मोमेंटम के द्वारा जो फोर्स हमारे हाथ पर लगेगा वह कम हो जाता है, जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं और हमारा हाथ नहीं टूटता है। यानी कि बॉल को कैच लेने के दौरान जो हम हाथ को पीछे खींच रहे हैं ये असल में हम क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मोमेंटम के चेंज होने के रेट को स्लो कर रहे हैं, बहुत क्विकली चेंज नहीं होने दे रहे हैं। इसी कारण हमारे हाथ पर कम असर पड़ता है और हम आसानी से बॉल को कैच कर पाते हैं। अगर वही बॉल सीधे हमारे हाथ में अगर टकरा जाए तो हो सकता है कि हमारे हाथ को तोड़ भी देगा। यही कारण है कि बाउंसर जब बॉलर मारता है या
बीमर जब बॉलर मारता है, बीमर बॉल समझते हैं कि डायरेक्ट बॉलर के हाथ से छूटने के बाद किसी बैट्समैन के बॉडी में टकरा जाए उसको बीमर कहते हैं, या फुल टॉस से थोड़ा ऊपर जो बॉल होता है उसको बीमर कहते हैं। वह बॉल जब हमारे बॉडी में टकराता है तो हमारे बॉडी को डैमेज करता है। क्यों करता है डैमेज? क्योंकि वह डायरेक्ट अपने मोमेंटम को जीरो करता है। जबकि उसी बॉल को जब हम कैच लेते हैं तो हमारे हाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में इस बात की भी चर्चा है कि मोमेंटम जो है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। दूसरे शब्दों में न्यूटन ने कहा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। यह न्यूटन के सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया है। थर्ड लॉ है ऑल एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक बॉडी अगर दूसरे पर प्रभाव छोड़ रहा है उतना ही प्रभाव दूसरा बॉडी पहले पर भी छोड़ेगा। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ है द बॉडी हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। थर्ड लॉ कहता है कि ऑल एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अब आते हैं बोर्ड पर। यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ के अनुसार ऑफ मोशन के अनुसार क्या है कि इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn equals to 0 then A equal to 0। These external force का सम अगर 0 हो जाए then the A is also 0। It is the mathematical representation of Newton's first law of motion। If F1, F2, F3 dot 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 Fn equal to 0 then A is also 0। एक्सेलरेशन जो है वह 0 होगा। इसके बाद न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ के अनुसार इसको तो डेराइव करके देख लेना, चूंकि फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ थ्योरी था, सेकेंड लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लॉ कहता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 बाय T। यह न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो है मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि F is proportional to dP by dt, where P equal to mv। यहाँ पर देखिए क्या है, m स्केलर क्वांटिटी है और v वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस दोनों का प्रोडक्ट जो p है वह एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। यानी p इज कॉल्ड मोमेंटम एंड p इज कॉल्ड linear momentum। Its SI unit is kg मीटर सेकेंड इनवर्स और kg मीटर पर सेकेंड। एंड P का डायमेंशन जो होता है वह होता है M L T इनवर्स। यहाँ मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? M L T इनवर्स। इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर पुट कर दें वैल्यू तो F इज प्रोपोर्शनल टू d mv बाय dt। we know that dv by dt equal to a। So F equal to d, F is proportional to m dv by dt। That means F is proportional to m a। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। सो F इक्वल टू के एम ए। यह न्यूटन के
सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है, बट बाय द मेथड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ k is 1. So we write that F इक्वल टू एम ए, यह न्यूटन का सेकेंड लॉ। हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फादर इक्वल टू मदर। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फादर इक्वल टू मदर, एफ इक्वल टू एम ए। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी पहला बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स लगाया जाता है उसके विपरीत डायरेक्शन में दूसरे बॉडी द्वारा पहले बॉडी पर इतना ही फोर्स लगाया जाता है। इसे न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, यानी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट सरफेस। याद रखिएगा, दोनों बॉडी दो अलग अलग सरफेस पर फोर्स लगाता है। जब हम बोर्ड को दबा रहे होते हैं इसका मतलब है कि बोर्ड हमारे हाथ पर फोर्स लगा रहा है, न कि बोर्ड अपने सरफेस पर। अगर बोर्ड भी अपने सरफेस पर फोर्स लगाता, अगर हम बोर्ड पर फोर्स लगाते तो दोनों फोर्स जीरो हो जाता और नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन होता क्या है कि हम बोर्ड पर फोर्स लगाते हैं और बोर्ड हमारे हाथ पर फोर्स लगाता है, जिसके कारण कि हम बोर्ड को पुश करते हैं, बोर्ड हमारे हाथ को पुश करता है। दो बॉल ले लीजिए, दोनों बॉल को एक दूसरे से टकरा दीजिए, आप देखिएगा कि दोनों बॉल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यह बॉल ए है और यह बॉल बी है, एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गया, क्योंकि जितना फोर्स इसने इस बॉल पर लगाया उतना इसने इस बॉल पर लगाया। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा यह पता चलेगा जब उनके मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ। न्यूटन जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम है इसकी चर्चा करेंगे, वह भी न्यूटन के लॉ से ही डिराइव किया गया है, न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ से ही। और दूसरा जो हम मोशन जब पढ़ा रहे थे तब हम बताए थे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को माने थे इनर्शियल, दूसरा को नॉन इनर्शियल। वह हम बताए थे जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो फॉलो नहीं करता है उसको नॉन इनर्शियल कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों की चर्चा करेंगे, क्या किसकी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरा चर्चा करेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का। और फिर उसके अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चूँकि न्यूटन का लॉ जो है वह प्रैक्टिकल बेस पर ही है, आपके दुनिया में आसपास जो वर्क करते हैं, जो घटनाएं घट रही है, वह सब का सब न्यूटन लॉ पर बेस्ड है। और वह कैसे बेस्ड है इसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम बताएंगे कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पर कैसे फोर्स को डिवाइड करते हैं। चूँकि ये डायनेमिक्स का पार्ट है तो निश्चित तौर पर हम फोर्स के डेरिवेशन को भी पढ़ते हैं, तो अगले वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए, कोशिश कीजिए हर वीडियो को, अगर पिछले वीडियो को देखने के बाद अगला वीडियो देखा जाए ताकि आपके कंसेप्ट में फिजिक्स आसानी से आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑब्वियसली हम बार बार आपसे कहेंगे क्योंकि आपको पता है हर यूट्यूबर की जान होती है सब्सक्रिप्शन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको कमेंट जरूरी लगता वह ज़रूर कीजिए और डिजर्विंग स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। हम आपके पास लगातार मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।